हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हिंदी मीडियम वालों को बहुत सारी चीज़ें हमने एक साथ पढ़ी थी। क्या क्या देखा था हमने? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमने देखा था सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है, ये किस में मदद करते हैं? ये मदद करते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, मैंने आपको पूरा स्पिंडल फाइबर बना के दिखाया था। क्रोमोजोम के बारे में हमने देखा था। तो इसके आगे जो क्रोमोजोम और न्यूक्लियस का जो पूरा लिखा हुआ है आगे एनसीईआरटी में, वो पूरा एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है किसका? सेलुलर ऑर्गेनल्स का। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था जिसको हम मॉनिटर बोल रहे थे, जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है? क्या है वो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। आइए उसको देखते हैं, उसके बाद हम पूरा अच्छे से रिविजन लेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें जो है अभी तक हिंदी मीडियम वालों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है समझ में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? जो कि ब्रेन है। किसका? सेल का ब्रेन है, जो पूरी चीज़ों को क्या करता है? कमांड देता है। एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, फिर से मतलब रिवाइज करेंगे क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि इसकी पूरी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस इसीलिए है क्योंकि उनके पास उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो पूरी तरह से सेल के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर और सेल के ऊपर निर्भर नहीं होते। ठीक है, और आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है। वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, ईटीसी चलती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही बोलना चाहिए सेमी ऑटोनॉमस। सेमी मतलब आधा, मतलब आधा डिपेंडेंट है किस पे? सेल पे बोल सकते हैं, या न्यूक्लियस की वो बात मानता है। ऑटोनॉमस यानी खुद से काम करता है। ठीक, चलिए अब हम न्यूक्लियस पे देखते हैं क्या है। कोशिकीय अंग केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, 1831 में। ठीक है, 1831 में। ठीक है, इसका पूरा चार्ट है मेरे पास, जो मैं आपको पूरा एक जितने भी डिस्कवरी हुई है अभी तक के, आइदर सेल थ्योरी हमने पढ़ा सारी चीज़ें, तो उसका पूरा एक बढ़िया सा चार्ट है। वो हम लोग पूरा एक बना लेंगे की नोट्स के हिसाब से, जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए 1831 की बात चल रही है। 1831 में किसने? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या दिया था? दोनों का नाम सेम है। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल वर्ड दिया था, टर्म किया था उन्होंने, टर्म कॉइन किया था क्या? सेल। जो कोशिका है, जो हम कोशिका बोलते हैं या सेल बोलते हैं, मोस्टली सेल इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, तो वो किसने बताया? वो बताया रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनल्स, जो कोशिका अंग जितने सारे हमने पढ़े, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारों के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ एक छाल में, पेड़ की छाल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा था जिसको उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? केंद्रक की बात हो रही है। तो ये थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये याद रखना है डिफरेंस। ऐसा एक बढ़िया सा चार्ट में लाऊंगी जिससे आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटिन, हाँ देखो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखो हमने पढ़ा था कि हर सेल डिवीजन, अगर मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जो मैंने व्हाइट बोर्ड में आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ लिखा है कि क्या लिखा है? फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, यानी जब हम इसको स्टेन करते हैं, स्टेन यानी दाग लगाते हैं, तो हमको हर सेल में, मैंने आपको बताया था कि सेल का एक लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि हमारा लाइफ स्पैन है, तो हम हर पर्टिकुलर एज में या हर पर्टिकुलर बोलना चाहिए समय के बाद हमारी हाइट बढ़ रही है या हमारे फीचर्स में चेंजेस आ रहे हैं, हम देखते हैं। तो वैसे ही सेल का भी है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, सबका वही है। तो सेल में भी क्या है? सेल डिवीजन चल रहा है। तो हर जगह जब न्यूक्लियस है, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग स्टेज में वो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। तो जब क्रोमेटिन रहता है तो हम उसको दाग लगाते हैं। क्रोमेटिन क्या है? देखो मैं एक सेल बनाऊंगी। ठीक है, ये आपकी सेल बन गई, ये बन गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड मतलब जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट सब है। ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो कि क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या? जो अंदर तरल पदार्थ होता है सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर होता है आपका क्या? न्यूक्लियोलस। अब अगर यहाँ पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको दाग लगाने के बाद जो हमको दिख रहे हैं, ठीक है, स्टेन करना, दाग लगाना, ठीक है, उसके बाद वो हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उनको हमने क्या नाम दिया? उनको दिया क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन बोलते हैं इनको। ठीक है, इसको अपन को याद रखना है। ठीक,
हर पर्टिकुलर फेज में अलग अलग, जैसे क्रोमोसोम दिखेगा, इंटरफेस में नॉन डिवाइडिंग रहता है, मैंने आपको बताया था, मैं नाम बताऊंगी, ठीक है, तो मैं बताऊंगी, क्लियर करूंगी, ठीक है, पहले इस पे फोकस करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्र जिसका विभाजन नहीं हो रहा है। देखो जहां पर मैंने ये जो पूरी चीज थी ना, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैंने आपको बोला था नॉन डिवाइडिंग फेज, यानी जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है तब आपके केंद्रक में किस तरह से चीजें दिखाई देंगी, तो ये लिखा हुआ है, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन, ठीक है क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रीय आधारती में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है। हमको अच्छे से पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपको दो दिखाई दे रही है, जिसमें से ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये फिर आगे किसका फॉर्मेशन कर लेती है, क्या बना लेती है, अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हमने क्या कहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। इस जिनके बीच 10 से 15 नैनोमीटर रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अगर आगे क्या लिखा है, परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि दोनों के बीच के स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक। उसके बाद में आपको जो न्यूक्लियर जो आपको दिखता है सेल, ठीक है, सेल हो गई, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से रहता है, तो इधर पे क्या है, फोल्ड हो गई है, क्या हो गई है, फोल्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई है और फ्यूज हो गई है, फ्यूज भी बोल सकते हैं, फ्यूज समझता है सबको, ठीक है, फ्यूज हो गई है, फोल्ड हो गई है, और इसके अंदर आपका क्या भरा हुआ है, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपके क्रोमेटिन है, ठीक है। अभी जो स्टेज होगी उसके हिसाब से क्रोमेटिन दिख रहा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म है और यहाँ पर क्या है, पोर्स प्रेजेंट है। ये पोर्स इसलिए होते हैं ताकि यहाँ से हम जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस करें तो बाहर उस चीज को ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाहरी झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं। ये हम देख चुके हैं, पहला पॉइंट वो ये बोल रहा है कि यहाँ का जो पूरा तरल पदार्थ है, क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, उसको अलग करने का काम किसका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वही चीज लिखी है। सेकेंड लिखा है कि मैंने अभी बताया कि बाहरी जो झिल्ली है, जो बाहर वाली झिल्ली है वो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतर्द्रव्य जालिका, जिसमें आपको राइबोसोम अटैच दिखाई देते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ आगे की, निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बने के कारण विभिन्न, क्या लिखा है, विच्छित हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संग, हाँ देखो यही चीज लिखी हुई है, मैंने अब भी जो बताया ना, देखो यहाँ पे लिखा है केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संगलन से बनता है, मतलब दोनों जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे आके फ्यूज हो जाती है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो फ्यूज हो गई उसके बाद यहाँ पे एक पोर बन गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है ना, तो दोनों जो मेम्ब्रेन है ये इनर है या आउटर है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन से ये आपका क्या बनता है, आगे आपका बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है क्या, न्यूक्लियस, यहाँ पे संगलन मतलब फ्यूज हो गई है और यहाँ पे एक पोर बन जाता है, एक छेद बन जाता है, जिससे कि वहां का मटेरियल हम बाहर ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक। इसमें क्या लिखा है, इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं, वही लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, ठीक है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे, आरएनए होगा, वो यहाँ से यहाँ आ सकता है, कहाँ से, न्यूक्लियोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में आ सकता है और साइटोप्लास्ट से कहाँ जा सकता है, न्यूक्लियस में, ठीक है, वो चीज लिखी है। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, ऐसे अगर हम देखें तो जो कोशिका होती है, ठीक है, सेल होती है, उसमें हमको एक ही क्या है, न्यूक्लियस अभी तक हमने देखा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल। अगर मैं WBC की बात करूं, व्हाइट ब्लड सेल की बात करूं, तो हमने देखा था, ठीक है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं, कौन कौन से होंगे, देखते हैं। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व पौधों में चालनी नालिका
कोशिका, देखो जगह की बात की गई है, ठीक है, कहाँ पर, समवाहिनी पौधों में चालनी नालिका की कोशिका की बात की गई है, और स्तनधारी जीवों की रक्ताणु की बात की गई है। तो यहाँ पर कहाँ पर किस तरीके से कोशिका, जो कोशिका में केंद्रक है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, परिवर्तित हो रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है, उसकी बात चल रही है, ठीक है। हाँ, और अगर हमको ये देखना है कि न्यूक्लियस एक नहीं ज़्यादा होते हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो WBC है ना, जो हमारे क्या है, हमारी बॉडी की क्या है, एक सोल्जर की तरह काम करती है, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं, ये चीज़ को मानते हैं कि ये लिविंग में आएंगी? जीवित मतलब लिविंग होता है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है देखते हैं, चलिए आ जाइए, क्या बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे लिखा है गोलाकार केंद्रक केंद्र द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियोलस दिखाई देता है, ठीक है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक में सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम RNA संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं, ठीक है। RNA सिंथेसिस, स्मॉल RNA बनाया मैंने, यहाँ लिखती हूँ स्मॉल RNA, यानी राइबोसोमल सिंथेसिस कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है, जो ये चीज़ लिखी हुई है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं, ठीक है। जो कोशिकाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको बड़े और बहुत ज़्यादा क्या दिखाई देंगे, केंद्रक या न्यूक्लियस दिखाई देंगे। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियोलाई प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, ठीक है। आपको प्रोटीन के ऐसे क्या धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है। ये बोल रहा है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अब भी हमने देखा था अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। हाँ देखो, ये मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में बता चुकी हूँ, इसके आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक। क्या लिखा हुआ है पूरा एक बार NCERT कवर करते हैं, फिर रिवीजन लेंगे, ठीक है। चलिए, क्रोमेटिन में DNA तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक। ये हो गई आपकी सेल, ठीक है। ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर मैंने क्या बनाया, इसके अंदर मैंने बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में वो क्या बोल रहा है कि इस तरह के ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है, धागा रूपी संरचना जिसमें ऐसे प्रोटीन अटैच होते हैं। इन्हीं प्रोटीन को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और यहीं पर जब ये कॉइल हो जाता है, कॉइल यानी कैसा, DNA का स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छे से पता है, ऐसा रहता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसको हम हिस्टोन बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट होता है ना DNA का, जो कि हिस्टोन के साथ अटैच है, DNA का वो भाग जो हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, ठीक, क्लियर। चलो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसे हिस्टोन कहते हैं। देखो वही चीज़ लिखी है, इसके अतिरिक्त इनमें इंटर हिस्टोन व RNA भी मिलते हैं, ठीक है। इसमें RNA भी उपस्थित होता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा DNA सूत्र 46 देखो, हमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से मिलते हैं, मदर से, और 23 कहाँ से मिलते हैं, फादर से। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम हुए, 46, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि हमारे पास क्रोमोसोम का जो एक नंबर है वो 46 है, और साथ में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो DNA है, अगर हम उसको पूरा खोल दें तो वो कितना है, यहाँ लिखा हुआ है कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा, 2 मीटर लंबा क्या है आपका DNA है, जो कि इस तरीके से कॉइल रहता है, ये बना हुआ है, ठीक। उसके बाद में यहाँ लिखा है, देखो 23 जोड़ो, 23 पेयर्स, अब भी बताया मैंने, में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में DNA का क्या लिखा है, संवेषण कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखो इसके बारे में तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो आपको पूरी चीज़ें अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा अभी जहाँ पर जो टॉपिक का नीड है, ज़रूरत है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। गुणसूत्र सिर्फ विभाजन कोशिका में दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, गुणसूत्र की, तो वो आपको विभाजन कोशिका यानी कि मेटाफेज में दिखाई देंगे। जैसे मैंने बोला था ना, G1 फेज, G2 फेज, ये तो सब प्रिपरेशन फेज होती है। और जो नॉन डिवाइडिंग फेज होती है वो होती है इंटरफेज,
फेस, ठीक है। तो जिसमें आपको जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड नहीं होगा। जब मैंने दिखाया था स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं किससे, क्रोमोसोम से जुड़े हुए, क्रोमोसोम के भी कौन से पार्ट से जुड़े हुए हैं, काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। इसका मतलब वो फाड़ रहे हैं किसको, क्रोमोसोम को। तो वहां पर डिवीजन हो रहा है, तो वहां पर दूसरी फेज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुणसूत्र से विभाजन कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रोमियर। जैसे मैंने आपको बहुत, ये पूरा बता चुकी हूँ मैं, वही चीज़ें लिखी है। ये आपका क्रोमोसोम था, ये आपका क्रोमोसोम में ये जो सेंटर जहाँ पे पूरा वो बोलना चाहिए गठान बन गई है, समझ लो, उसको हमने क्या बोला था, सेंट्रोमियर। इसको मैं अभी पूरा फिर से डायग्राम से एक बार अच्छे से रिपीट करूंगी तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कहते हैं इस भिन्न आकार की संरचना मिलती है जिससे काइनेटोकोर, काइनेटोकोर बता चुकी हूँ मैं, कहते हैं जिससे कि तारकाय गुणसूत्र दोनों अद्र गुणसूत्रों से एक बिंदु पर पकड़ कर रखते हैं। जो स्पिंडल फाइबर थे, मैंने आपको बताया था, स्पिंडल फाइबर ऊपर एक सेंट्रोसोम है, नीचे एक सेंट्रोसोम है, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे परपेंडिकुलर क्या है, सेंट्रियोल्स हैं। उससे कौन सा धागा निकला हुआ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम, संरचना निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, जो जाके क्रोमोसोम से अटैच होता है। लेकिन क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से अटैच होता है, काइनेटोकोर से। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकार के विभाजन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, मध्य केंद्रीय, मेटासेंट्रिक, और आपको बताया था एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि उसके आधार पर इसको विभाजित किया गया है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कहाँ पर कौन सी जो आम है, आम को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। देखो ये है आपकी कौन सी, ये हो गई मेटा, ठीक है, यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो बढ़िया सेंटर पे प्रेजेंट है। और ये जो दोनों आर्म है, पी आर्म और क्यू आर्म, इसमें से इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिड, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक, इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये पूरी इक्वल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये वाला है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक, ठीक। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक आर्म जो है वो थोड़ी छोटी हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो आपका क्या होता है, सेंट्रोमियर, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाता है या नीचे की ओर आ जाता है, ये बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से जो आर्म है ऊपर की और नीचे की, उसमें अलग अलग क्या हो जाती है, लेंथ दोनों की चेंज हो जाती है। तो ऊपर वाली छोटी और नीचे वाली लंबी दिखाई देती है। लेकिन जब हम एक्रोसेंट्रिक की बात करती हैं, ये कौन सा है, ये है एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक की जब हम बात करते हैं तो ऊपर वाली बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है, छोटी भुजा लिखा है, हाँ, हाथ बोल सकते हैं ना हम क्रोमोसोम के इसको, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऊपर पी और क्यू आर्म है वो जो है वो क्रोमेटिड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये जो हाथ है, आर्म्स जो हम बोल रहे हैं, वो छोटी दिख रही है एक्रो सेंट्रिक में, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात अगर हो रही है तो छोटी। लेकिन जब हम बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की, ठीक है, टीलोसेंट्रिक की, तो वो बहुत ज़्यादा छोटी दिखती है। कौन सी, ऊपर वाली। डायग्राम से समझ में आ रहा है एक एक चीज़, क्योंकि अगर आप इसके कंपैरिजन में ये डायग्राम देखोगे तो ये ज़्यादा छोटी है। तो टीलोसेंट्रिक में बहुत छोटी, एक्रोसेंट्रिक में छोटी होती है। सब मेटासेंट्रिक में जो है वो न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से एक आर्म छोटी हो जाए, ऊपर की आर्म छोटी, नीचे की लंबी। और आपका जो मेटासेंट्रिक है उसमें दोनों इक्वल रहता है, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसके बाद हम रिविजन लेंगे, ठीक है। चलो आगे कुछ बचा है, देख लेते हैं कि कुछ हमसे छूट तो नहीं रहा। देखो ये सारा ये आ गया। माइक्रो बॉडी में आपको अच्छे से बताऊंगी, इसमें बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं आपको माइक्रो बॉडी अच्छे से बताऊंगी। माइक्रो बॉडी कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बारी, एकदम थोड़ा सा मेंशन किया है। बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं जो कि किससे बने होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। झिल्ली है मतलब मेम्ब्रेन बाउंड बोल रहा है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। अब एंजाइम प्रेजेंट है मतलब रिएक्शन होगी, ठीक है। बस इतना बताया। ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल सेल सब में पाए जाते हैं, बस इतना बताया गया। माइक्रो बॉडी में आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन जितना आपको जरूरत है
नीट के लिए उतना, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर दे दिया तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी है, तो चलते हैं रिवीजन की ओर, ठीक है। हमने पूरे जो सेलुलर ऑर्गन है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि जितना भी हमने सेलुलर ऑर्गेनल पूरा था हमारा कोशिका अंग, वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह सब सॉल्व करेंगे, लेकिन एक आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में की पॉइंट्स नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली आखिरी में वो क्या ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करने हैं, तो की नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम चल रहे हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, ठीक है। एनसीईआरटी हमने पूरा कवर कर लिया, एक एक डायग्राम मैंने आपको बता दिया, एक बार बढ़िया से रिवीजन लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये यूनिट ख़त्म होगा। ये यूनिट ख़त्म होने के बाद में मैं आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। पूरा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक। देखिए, हमने पढ़ा कोशिका के प्रकार सबसे पहले तो, ठीक, क्या क्या थे। अगर मैं बात करूं सेल के टाइप की, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। देखो आ गई प्रोकैरियोटिक सेल, उसके पहले क्या था। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर मैं बात करूं कोशिका सिद्धांत, ये आपको मैंने पूरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए आ जाइए। पूरा एक एक चीज़ का रिवीजन लेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना है कि सेल होती क्या है, ठीक है। सेल क्या होती है, तो अगर मेरा पहला आप लेक्चर देखो जाके, तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, जरा याद करो। मैंने कहा था जिस तरीके से हम एक इमारत को देखते हैं, वो बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो जितनी भी हमको दिख रही हैं, क्या हमको ईंटें दिख रही हैं, वो क्या है, हमारी बॉडी को आप इमारत मान लो, और जितनी भी सेल है वो मिलकर क्या बना रही है, पूरी बॉडी बना रही है। जो सेल है उससे टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक। चलिए, अब अगर मैं इसको एक ब्लैंक स्लाइड में लूँ, ठीक है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कलर सेलेक्ट करेंगे, रिवीजन हमारा, ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया, सेलुलर ऑर्गेनल्स कंप्लीट हो गया, ठीक। अब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, व्हाट इज सेल, ठीक। तो सेल क्या है, ठीक है। तो क्या, यानी कि कोशिका, कोशिका हम किसे कहते हैं, ठीक है। सेल आपकी एनसीईआरटी में क्या है, जिसके पास में खुद स्वतंत्र वो बोलना चाहिए, किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, एक चीज़ ये बोली गई है, ठीक है। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने बोला ईंट, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आपकी पूरी बॉडी को क्या शेप और स्ट्रक्चर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल। तो सेल की जो एक हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी, ठीक, ये था। या फिर हम इसको लिख सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ये एक सिंपल डेफिनेशन थी सेल क्या है उसकी, ठीक। अब हमने क्या देखा था, सेल के टाइप, टाइप में हमने देखा प्रो कैरियोटिक, ठीक है, रिवीजन चल रहा है, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और देखा यू कैरियोटिक, ठीक। प्रोकैरियोटिक में जो प्रो का मतलब था, प्रो मैंने आपको बताया था प्राचीन, ठीक है। प्राचीन यानी कि प्रिमिटिव बोलते हैं इंग्लिश में, इसको आप ऐसे याद रखो, ओल्ड पुरानी, ठीक है। कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब क्या, न्यूक्लियस। एक जो कैरियोटिक वर्ड है, ये किससे निकल के, किससे बना हुआ है, कैरियन से, ठीक।
कैरियन से न्यूक्लियस आया, तो पुराना न्यूक्लियस जो कि कैसा है, अभी मैं स्ट्रक्चर भी बना रही हूँ, जो कि कैसा है, जो कि बिखरा हुआ दिखाई देता है हमको साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या है, नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस नहीं है। ठीक, ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इसको थोड़ा सा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ये है, अरे एक सेकेंड, देखो ये कैरियन वर्ड है जो यहाँ से आएगा, जिसका मीनिंग ये है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इसके पास ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पूरा जैकेट नहीं है ना, वो हमने बात की थी जैकेट की। ठीक है, तो प्रिमिटिव ओल्ड प्राचीन प्रो का मतलब होता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं यूकैरियोटिक बताती हूँ। ठीक, फिर मैं डायग्राम भी बनाऊंगी। ठीक है, हमने यूकैरियोटिक में क्या देखा था, यूकैरियोटिक में देखो, अभी मैं इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ यूकैरियोटिक की। ठीक है, चलो आ जाओ। यूकैरियोटिक सेल, तो देखो यूकैरियोटिक सेल सबसे पहले हमको याद रखना है, यूनिसेलुलर हो सकती है और मल्टीसेलुलर। ठीक, हर जगह ये चीज मेंशन होगी कि प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है और यूकैरियोटिक सेल मल्टीसेलुलर होती है। ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है, वो मल्टीसेलुलर नहीं हो सकती, लेकिन आपकी यूकैरियोटिक सेल दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसका एग्जांपल क्या था, प्रोटिस्ट। ठीक, अब इसमें वेल डेवलप्ड जो है न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड क्या दिखाई दे रहा है इसमें, न्यूक्लियस आपको दिखाई, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया, यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, जिसका मतलब इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, जैकेट है, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये वेल डेवलप्ड है। इसीलिए यहाँ पे जो EU लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है ट्रू। ट्रू यानी कि एक बोलना चाहिए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की बात चल रही है। अब यूकैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस हो गया, सेल हो गया, इसमें आपको बहुत सारे सेल ऑर्गन दिखाई देंगे। ठीक है, सेल ऑर्गन इसमें होंगे जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। ठीक, ये था यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, देखो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी खोलो, बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। ठीक, चलो अब मैं दोनों के डायग्राम बनाऊंगी। सबसे पहले मैं डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, एक हम लेंगे क्या, शेप, चलिए आ जाइए। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। अभी हमको डायग्राम के थ्रू समझना है। अभी हमने उसका जो पूरी टर्मिनोलॉजी थी, किसकी, प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की थी। प्रो का मतलब क्या होता है, यू क्या मतलब क्या होता है, कैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं, तो कैरियन मतलब न्यूक्लियस, वो सब देख लिया। ठीक है, अब हमको डायग्राम देखना है जिससे हमको आधे से ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी प्रोकैरियोटिक का डायग्राम। प्रोकैरियोटिक में आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये तो दोनों में होती है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, सेल वॉल की, तो बैक्टीरिया में हमको क्या दिखाई देती है, सेल वॉल दिखाई देती है। ठीक, तो हमने जब देखा था तो हमको तीन एनवेलप, सेल एनवेलप बोला था ना, तो सेल एनवेलप में एक लेयर काय की थी, एक लेयर थी आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक, जो ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। एक थी सेल वॉल। ठीक, सब में अलग अलग होता है सेल वॉल की कंपोजिशन। ठीक है, जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो वहाँ सेलुलोज आ जाता है, सब जगह अलग अलग है। ठीक है, कुछ में पेप्टिडोग्लाइकान आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन हो गई, एक लेयर, एक हो गई आपकी क्या, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक हो गई आपकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, एक लेयर की, जो एक और लेयर है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स से बनी हुई कहते हैं, जो कि आपको बैक्टीरिया में दिखाई देगी। ठीक है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल ले रही हूँ तो इसमें आपको मूवमेंट के लिए देखो ऐसे बाहर कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। ठीक है,
इसको हमने क्या बोला था, बताया था मैंने आपको, सीलिया बोला था इसका, सीलिया फ्लैजिला पढ़ा ना हमने। देखो काफ़ी सारी चीज़ें एक ही स्लाइड में क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो ये फ्लैजिला था, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, किसके कंपेयर में, सॉरी ये सीलिया है, सीलिया जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला का अमाउंट सीलिया से कम होता है। सीलिया जो है मूवमेंट करने में मदद करते हैं। यहाँ पे आपका जितना भी, यहाँ पर आपका जितना भी पूरा तरल पदार्थ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, तो इसके टुवर्ड्स आपको क्या करना है, बोलना चाहिए, आपको मूवमेंट करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उसमें मदद कौन करेंगे, ये। तो इनका काम काय में होता है, लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में, ठीक। अब हमारा अंदर वाला पोर्शन यानी कि क्या, साइटोप्लाज्म। तो भाई साइटोप्लाज्म तो होगा ना, साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो कैसे चलेगा। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक। अगर मैं बात कर रही हूँ साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और हमने ये भी देखा था कि साइटोप्लाज्म में कौन सी रिएक्शन होती है। तो ये हमको पता है कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस हम बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स इन सब में देखेंगे, ठीक। साइटोप्लाज्म में ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी जो क्रेब्स साइकिल है, सॉरी क्रेब्स साइकिल नहीं, ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको पूरी तरीके से कंडक्ट करने में मदद करते हैं। एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन रिएक्शन को करवाते हैं बिना उसमें पार्ट लिए। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से बताया था, लड़ाई वाला, वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको पूरा फिनिश करेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाइए, इसमें मैंने आपको बोला कि बिखरा हुआ न्यूक्लियस दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका न्यूक्लियस बनाऊं, ठीक है, तो ऐसा बना सकते हैं कि ऐसा बिखरा हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये है एक तरीके से, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ब्लैक से ही लिख देती हूँ, न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको, बोला सीलिया, ठीक। देखो इसको थोड़ा सा, अरे चलो, ये आपका सीलिया हो गया। फ्लैजेला है जो नंबर में कम होता है, ठीक, सीलिया, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोइड हो गया, लेकिन इसके पास ना ही आपको न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा है, इसलिए ये वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक। एक और चीज़ इसमें हमको क्या दिखती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, क्या, 70S राइबोसोम, आर लिख रही हूँ मैं, उससे समझ जाना, राइबोसोम, ठीक है। इसमें आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर आपकी ये है, पीएम लिख दे रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। बैक्टीरिया एग्जाम्पल है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। मैं हेडिंग डाल देती हूँ यहाँ पे बढ़िया से, है ना। ये हम क्या देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक, ये हो गई। अब इधर मैं बनाती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे और चीज़ें भी ऐड करते जाऊंगी, ठीक है। इधर मैं बना रही हूँ आपकी क्या, यूकैरियोटिक सेल, बड़ी सी सेल बनाएंगे जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आपके सेलुलर ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में हमारा पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद इसको मैं कलर नहीं करूंगी, ये वाइट वाला जो पूरा सेक्शन आपको दिखेगा ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या बनाऊंगी, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से बना लेते हैं, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तरीके से इसको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने बना लिया, ये मैंने इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली। इसके अंदर मैं बनाऊंगी क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखाई दे रहा, तो ये इसीलिए वेल डेवलप्ड कहा जाता है, ठीक। अगर रिवीजन इस क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका एक और लेक्चर हम लगा लेंगे, लेकिन रिवीजन मुझे अच्छे से करवाना है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियस और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब भी हमने केंद्रक के बारे में देखा ना, देखो यहाँ से जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक,
यहाँ से जो आपकी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, किसकी, यूकेरियोटिक सेल की बात हो रही है, ये हमको पता है, वो प्रोकैरियोटिक है, ये यूकेरियोटिक है, जगह नहीं है लिखने की, आपको समझना है इतना, ठीक। यहाँ से जो कि आपकी क्या है, झिल्ली, यानी केंद्रिका, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है वो ऐसे फोल्ड हो जाती है और किसका फॉर्मेशन करती है, ये हमको अच्छे से पता है मैम, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने लिख दिया ER, ठीक है। उसके बाद हमको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसी तरह का फोल्डेड, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक। अब हमने इसमें क्या देखा था, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोलो, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। चलो, अब मुझे सबसे पहले तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अब हमने इनको बना लिया है तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले केंद्रक के बारे में अभी हमने पूरी चीज़ें देखी, ठीक है, कि अलग अलग स्टेज में आपको अलग अलग तरीके से क्रोमोसोम दिखाई देगा, ठीक। अब अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने बोला था कि ल्यूमेन बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एक रूम है ये, जहाँ पे वो स्टूडेंट का रूम है, प्रोकैरियोटिक सेल को हमको स्टूडेंट का रूम समझना है, जो कि रूम लेके रह रहा है और पढ़ाई कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। और ये एक घर है जहाँ पे आपको कंपार्टमेंट दिखेंगे अलग अलग, कि प्रोटीन यहाँ बनेगा, फिर यहाँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना दूंगी तो वहाँ पे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, एक ही रूम में सब कुछ पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ, तो वो क्या है, स्टूडेंट का रूम है। यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा हमको स्कैटर्ड दिखाई देता है, उसके पास कुछ भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये पूरी चीज है प्रोकैरियोटिक की। अब इसमें मैंने बोला अगर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यानी प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको जो है लड्डू बनेंगे, यानी किचन है ये, क्या, यूकेरियोटिक सेल का, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब लड्डू बन गए, अब लड्डू को पैक करना है और फिर दूसरे के घर में पहुंचाना है ना, दूसरे के घर में मतलब कहाँ, आपको या तो सेल के अंदर, या तो आपको सेल के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है, या तो सेल के बाहर। तो पैकेजिंग का काम कौन करता है, पैकेजिंग का काम करती है आपकी गोल्जी बॉडी, ठीक है। पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, ये काम रहता है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। अब एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, अभी मैं पूरा बना रही हूँ, मैं पानी भी लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी इनर मेम्ब्रेन हमको फोल्ड दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है, यहाँ पे पैकेजिंग चलती है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। वो दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, दोनों को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं कि यहाँ पर ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन जब मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग की बात होती है कि पैकेट को, मतलब एक रूम है जहाँ पे पूरे लड्डू को दिया जा रहा है और उनको पैकेट में बंद करके फिर पहुँचाया जा रहा है, अगर सेल के अंदर ज़रूरत है तो वहाँ पे, बाहर ज़रूरत है तो वहाँ पे, तो वो उस जगह को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी एपरेटस बोल सकते हैं, गोल्जी एपरेटस या कॉम्प्लेक्स, तीन नाम है, ठीक। अब मैंने आपको ये बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कुछ भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो आ गए, कौन कौन से, दोनों आपकी अंतर्द्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये दोनों आ गए किसमें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर गोल्जी बॉडी का जो प्रोडक्ट है वो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं और उनके अंदर कौन से एंजाइम भरे हुए हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं, जो कि क्या है, लाइजोसोम है, जिनको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि अपने एंजाइम्स ये जो भी चीज़ डेड हो जाती है उसके ऊपर छिड़क देते हैं और फिर उसके बाद एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया से ये पूरा जो मटेरियल है जो कि डेड है, राख बन गया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से, जो कि लाइजोसोम में प्रेजेंट है, जो बनाया किसने, गोल्जी बॉडी ने बनाया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये सेल के बाहर फेंक दिए जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमने देखा कि अगर ये बड़ा है, ठीक, इसको मैं एक बार बनाऊंगी, देखो अभी हमने लाइजोसोम देखा, अब प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात अगर हम करें तो अगर ये इतना 90% स्पेस ले लेता है पूरा, इतना बड़ा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं वैक्यूल, जिसमें कि अंदर वाला जो मटेरियल है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वैसे उसमें क्या होता है, सेल सेप होता है, जब आप पेड़ काटते हो जूस निकलता है, बताया था मैंने, ठीक है। इसकी लेयर को हमने क्या कहा था, टोनोप्लास्ट, ठीक। तो ये पूरा पार्ट था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अपने
माइटोकॉन्ड्रिया की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपकी दो चीज़ें चलती है। एक तो आपकी क्रेब्स साइकिल चलेगी, ठीक, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, टीसीए साइकिल बोलते हैं, ये सब हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। इसकी जो मैं फिर से बनाऊंगी अलग कलर से, ठीक, अच्छे से। अंदर की जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई देती है वो फोल्डेड दिखाई देती है, जिसके जो ये उभार है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सिस्टर्ने, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इसको भी बोल देते हैं, इसको क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जितना भी फ्लूइड दिख रहा है इसके अंदर, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक। उसके बाद जो आपकी ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आपकी क्या चलती है, ईटीसी चलती है, ठीक। यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक, यहाँ पर जो कि राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है 80S राइबोसोम, ठीक। देखो यहाँ पर ये एक रफ डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन इससे समझ में इजीली आता है। और चाहो तो आप पूरे लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें मैंने एक एक डायग्राम को एक्सप्लेन किया है और अच्छे से बताया है, ठीक। इसके बाद अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया देखूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक, ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हमने क्या और देखा था, हमने ये देखा था कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। देखो मैंने आपको बताया था, अगर इसको पूरा मिटा देते हैं, देखो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये जो है ये 80S है, ठीक है ना। ये आपका पूरा एक एक फंक्शन मैंने बताया रफ डायग्राम के हिसाब से। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें नहीं होते, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इसके अंदर बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जैसे मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल में, अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एक आपको पूरा रिविजन के लिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगी किसके बारे में, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जितनी भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, अगर मैंने ये एक सेल बनाई, ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि सेल के शेप को मेंटेन करने में मदद करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं साइटोस्केलेटन, जिसमें कि तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तीनों में से, देखो सबसे पहले आपका आता है माइक्रोफिलामेंट, जो कि बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल आता है सबसे पहले, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। और आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो कि किससे बना है, केराटिन प्रोटीन से। और एक और है लास्ट माइक्रोफिलामेंट, जो एक्टिन और मायोसिन से बनाता है। तो ये सारे जो आपको धागा रूपी संरचना दिखाई देती है साइटोप्लाज्म में, उसी को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा कि सेंट्रोजोम और सेंट्रोमियर क्या है। सेंट्रोजोम आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, पूरा डायग्राम से समझाया था, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके ऐसे सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, है ना। इसके बीच में जो गठान बन जाती है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर रहता है काइनेटोकोर, जिससे कि आपके स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो जाते हैं। अभी क्या है, अभी ये नॉन डिवाइडिंग फेस है, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपका सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल का काम किस चीज़ में है, सेल डिवीजन में है। अब उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फिर न्यूक्लियस की, तो वही चीज़ आ जाती है कि आपको जो क्रोमोसोम दिखता है ऐसा पूरा, ठीक है। इसके अंदर आपको डीएनए दिखता है, इसको अगर मैं बाहर निकालूं इस तरीके से, तो अभी हमने देखा कि डीएनए में अगर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें अगर न्यूक्लियो वो प्रेजेंट है, क्या, जिस पार्ट में न्यूक्लियो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी न्यूक्लियो प्रोटीन बोला मैंने, हिस्टोन प्रोटीन, तो उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, अब भी बताया था मैंने, ठीक है ना। और इसके अलावा हमने ये देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, तो सारी यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं होती। प्लांट सेल और एनिमल सेल तो यूकैरियोटिक ही है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में, और हमारी सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। वैक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनके पास में इतना बढ़िया सिस्टम नहीं है ना, इसीलिए उनको वैक्यूल में ही सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को है जो बाहर फेंकना है, बाहर निकालना है। जैसे हमारे पास किडनी है, यूरिन और ब्लैडर है सारी चीज़ों के लिए, लेकिन उनके पास ऐसा वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, ठीक। अब उसके बाद सेल वॉल आ गया, सेल वॉल कोशिका भित्ति, जो कि हमारे पास नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी यूकैरियोटिक सेल है जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। हमने सेल टाइप देखा था, हमने आरबीसी देखा था, डब्ल्यूबीसी देखा था, जिसमें कि आपको अभी मैंने बोला न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो डब्ल्यूबीसी थी, उसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, हार्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें हमको ये पता चला था कि
जितनी भी न्यूक्लियस हैं वो क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। लोब दिखाई दे रहे थे, मल्टी लोब, बाय लोब, बाय मतलब दो लोब में, ठीक है। तो ऐसे जो न्यूक्लियस है उनका नंबर डिफर कर सकता है, जो भी हमने केंद्रक में पढ़ा भी, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया ये सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो पूरा कलेक्टिवली अगर हम देखें अभी तक के कि जितना सेल था, सेल के बाद जितनी भी चीज़ें थी, सारी चीज़ जो है वो हमने कवर कर ली है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। और लिविंग वर्ल्ड जो है वो पूरा मैं आपको बढ़िया हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से पूरा क्लियर करूंगी। टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए, कई जगह इंग्लिश वर्ड का यूज़ होता है, तो वो चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर अभी तक आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बात याद रखिए कि नोट्स बनाना ना भूलें। थैंक यू। देखते रहिए इंस्पायर अकेडमी।